साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज मैथिली साहित्य के प्रख्यात विद्वान, लेखक एवं उच्च कोटि के दार्शनिक डॉक्टर हरिमोहन झा का संक्षिप्त वृत्तांत लेकर प्रस्तुत हूँ। डॉक्टर हरिमोहन झा मैथिली साहित्य के उद्भट विद्वान ही नहीं, अत्यंत प्रसिद्ध लेखक के रूप में बिहार के उस मिथिलांचल में विख्यात रहे हैं। मैथिली साहित्य घर घर पहुंचकर और उनको भी प्रसिद्धि दिलाने में उनका साहित्य अपूर्व योगदान दिया है। घर घर में पढ़ी जाने वाली पुस्तकें लोग चटकारा लगाकर उनके ग्रंथों को पढ़ते रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। ऐसे एक महान दार्शनिक डॉक्टर हरिमोहन झा का वृत्तांत को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। उनका जन्म 18 सितंबर 1908 को बिहार के वैशाली जिले में कुंवर बाजितपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। और डॉक्टर हरिमोहन झा विद्यापति के बाद मिथिला में और मैथिली साहित्य में एक अद्भुत विद्वान के रूप में, अद्भुत लेखक के रूप में उभर करके आने वाले डॉक्टर हरिमोहन झा का जन्म 18 सितंबर 1908 को कुंवर बाजितपुर गांव में वैशाली जिले बिहार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता पंडित जनार्दन झा जनसीदन के नाम से विख्यात रहे हैं। पंडित जनार्दन झा जनसीदन एक स्वयं भी अच्छे हिंदी और संस्कृत के लेखक, प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। और इस कारण से डॉक्टर हरिमोहन झा को बहुत सहारा मिला। विद्वानों के मध्य बैठकर सीखने का बाल काल से अभ्यासी रहे। और उसके बाद उनकी शादी जो हुई वह 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ। 1924 में उनका विवाह सुभद्रा जी से हुआ और उस समय वो मात्र 16 वर्षों के ही थे। इस प्रकार से एक मैथिली और हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ द्विवेदी युगेन कवि और साहित्यकार जैसे उनको उनके पिता का सहारा मिला। इस प्रकार से प्रसिद्ध एक कवि साहित्यकार के पुत्र ही नहीं थे, बल्कि मिथिला मिहिर जो दरभंगा महाराज बिहार के थे, उनके द्वारा एक पत्रिका चलाई जाती थी। और सुबह उठते हुए लोग आज चाय की चुस्की लेते हैं, लेकिन उस दौर में लोग उठते ही उस मिथिला मिहिर को पढ़ते थे। आज मिथिला मिहिर पत्रिका में क्या है, क्या सब छपी है, तो उस महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध मिथिला मिहिर पत्रिका थी उसके इनके पिता संपादक भी रहे। और दरभंगा महाराज द्वारा यह प्रकाशित पत्रिका हुआ करती थी। और हरिमोहन बाबू के पिता दरभंगा में रहते थे। और चूँकि एक अच्छे कवि, अच्छे हिंदी और मैथिली के कवि इनके पिता थे, इसी कारण विद्वानों के मध्य उठने बैठने का, जैसा कि बताया था, इनको बाल काल से
अभ्यास था, ये अभ्यासी रहे। पिता नौकरी हेतु कुछ दिन कलकत्ता गए और इनको बहुत बच्चे को तो पिता का नहीं होना, दूर रहना और असुविधा कई तरह की होती है, लेकिन एक विद्वान पिता के पुत्र होने के कारण बाल काल से ही विद्वानों के मध्य रहकर ज्ञानार्जन करते रहे, श्रवण करते रहे, श्रुति ज्ञान रहा है उनको बाल काल से ही। और ग्रेजुएशन में जब वो ग्रेजुएशन में थे, जब बीए कर रहे थे, उन दिनों ऑल इंडिया डिबेट जो कंपटीशन था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो उस समय की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ गए और छात्र दल को लीड किया था उन्होंने, डॉक्टर हरिमोहन झा ने, और वहाँ विजेता घोषित होते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन के समय में ही डॉक्टर हरिमोहन झा एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में प्रसिद्ध हो गए, धूम मच गई उनकी। तो इस प्रकार से प्रतिभाशाली एक छात्र जीवन इनका, प्रतिभाशाली इस बालक का छात्र जीवन भी इस तरह से रहा। और फिर उन्होंने 1932 में, यद्यपि जब एक ग्रेजुएशन में थे तो लॉजिक में और हिस्ट्री में फर्स्ट क्लास लेकर के उत्तीर्ण हुए थे, प्रतिभाशाली बालकाल से ही थे। जब एमए उन्होंने एमए फिलॉसफी में की, दर्शन शास्त्र में, और एमए में वो उन्होंने वहाँ पर टॉप किया। उस ज़माने में बिहार और उड़ीसा संयुक्त थे, एग्ज़ाम होती थी, तो वहाँ उन्होंने 1932 में पीजी की इन्होंने एमए दर्शन में विषय लेकर। और 1932 में चूँकि ये स्वर्ण पदक प्राप्त कर टॉपर थे, टॉप किया था, जिस कारण से 1932 में ये एमए करते हैं। और 1933 में जो बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज उस समय था, आज भी है, बीएन कॉलेज पटना में, ये व्याख्याता के पद पर नियुक्त होते हैं डॉक्टर हरिमोहन झा। और उसके बाद आश्चर्य तो तब होता है जब 1932 में इन्होंने एमए की और 1933 में ये बीएन कॉलेज पटना में व्याख्याता के पद पर आसीन होते हैं। और उन्हीं दिनों 1933 में ही इनकी पुस्तक प्रकाश में आई, प्रकाशित पुस्तक, और कन्यादान नाम का जो इनका मैथिली साहित्य का उपन्यास था, उस उपन्यास ने संपूर्ण मिथिलांचल में धूम मचाई, इस पुस्तक ने, इस उपन्यास ने। और सर्वत्र डॉक्टर हरिमोहन झा की यह जो रचना थी वह यत्र तत्र चर्चा का विषय बनी रही। और विषय बन करके इन्होंने अपने वैदुष्य का लोहा मनवा लिया और सभी मानने लग गए कि छात्र अवस्था में ही इन्होंने यह पुस्तक लिखना प्रारंभ किया था। ये 1933 में तो प्रकाशित हो गई, यह उपन्यास प्रकाशित हो गया था मैथिली साहित्य का कन्यादान। और 1929 में प्रारंभ किया था इन्होंने लिखना, और 33 में आकर के उनका वह पुस्तक प्रकाश में आया। और इन्होंने पीएचडी भी उस समय, यद्यपि अंग्रेजी साहित्य में इनकी बड़ी अच्छी रुचि थी, अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने बीए ऑनर्स किया था। और इसके बाद फिर भी इन्होंने फिलॉसफी में एमए करने के बाद पीएचडी भी की। उस समय थीसिस इंग्लिश में ही लिखा जाता था, तो उनका जो विषय था पीएचडी का डॉक्टर हरिमोहन झा का कि ट्रेंड्स ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस इन इंडियन फिलॉसफी, यह विषय था उनके शोध का। और 1953 में ये जाकर के पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर
के में बन करके अध्यक्ष रहे, प्रोफेसर रहे और अपने क्षेत्र में, जैसा कि मैंने बताया था कि दर्शन शास्त्र के अद्भुत विद्वान थे और दर्शन शास्त्र में इन्होंने बहुत सारा काम किया। वो गिनती करवाऊंगा कि कौन कौन सी इनकी पुस्तकें थी। और ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस फिलॉसफी का जो अलग होता है उसकी अध्यक्षता भी की। सारी कथाएं हैं। मैं तो इनकी रचनाओं में एक किसी रचना को लेकर के बोलना प्रारंभ करूं तो सारा दिन लग जाएगा, फिर भी इनका वर्णन समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार से 1953 में पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे और ये हास्य व्यंग में मनोविनोदी थे। इस कारण से इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी उसी तरह से उन्होंने ग्रंथों की रचना की। और जैसा कि बताया था कि अपने विषय जो था इनका फिलॉसफी, उसके ये हेड थे, प्रोफेसर थे। 1949 में जो इनके फिलॉसफी का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की। और इस तरह से इनकी 1970 में और 70 से 75 तक यूजीसी रिसर्च प्रोफेसर भी थे। अब इनकी जो यात्रा है, इनकी जो रचना यात्रा है, क्या क्या रचनाएं की, किस किस ग्रंथों को इन्होंने ग्रंथों का प्रणयन किया, तो बताया था कि मैंने 1933 में कन्यादान जो मैथिली उपन्यास था वह अत्यंत चर्चित उपन्यास इनका हुआ और अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास के रूप में लिखा। और 1933 में जब ये इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था 1933 में, उसी समय इन्होंने ये उपन्यास लिखा और इनका उपन्यास प्रकाश में आया। कन्यादान यह मैथिली साहित्य का उपन्यास है जो 1933 में प्रकाशित हुआ। और इसमें इसका जो पात्र, महिला पात्र जो इस नोवेल का, इस कन्यादान का बुच्ची दाई करके वह पात्र मैथिली साहित्य में धूम मचाया। इतना प्रसिद्ध हुआ इनका कन्यादान उपन्यास जो छात्रावस्था में ही इन्होंने प्रारंभ किया था लिखना। यदि ये यही लिख करके इस संसार से चले गए होते तब भी इनकी ख्याति कम नहीं होती। तो इस प्रकार से भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक डॉक्टर हरिमोहन झा का वृत्तांत जो है अत्यंत अनमोल है, अत्यंत रुचिकर है। मैथिली के प्रख्यात लेखक, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार और कथाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। तो और कई इनके जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उन पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ कि कन्यादान जो इनका 1933 में उपन्यास प्रकाश में आया, यह इतना प्रसिद्ध हुआ यह ग्रंथ इनका कि इनके जो आलोचक थे, इनकी जो आलोचना करते थे, वे भी छुप छुप करके इनके उपन्यास को पढ़ते थे। और कन्यादान नामक जो इनका उपन्यास था मैथिली साहित्य में, इनको छुप करके इनके आलोचक पढ़ते थे। और इतना ही नहीं, उस मिथिलांचल में अपनी बेटी की जब शादी करते थे लोग, तो इस उपन्यास को एक गिफ्ट के रूप में अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को विदाई के समारोह में, विदाई में के समय ये ग्रंथ दिया जाता था, यह पुस्तक दी जाती थी, इससे यह उपन्यास दिया जाता था। इससे अवगत होता है, ज्ञात होता है, पता चलता है कि एक प्रख्यात मैथिली के विद्वान और दार्शनिक इनके कई बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। और इनका यह कन्यादान उपन्यास आज भी मैं पढ़ रहा था तो आंखें नम हो जाती है कि कन्यादान, जब बेटी की शादी होती है, और उस जमाने की बात है जब 1933 में यह पुस्तक प्रकाश में प्रकाशित हुई थी। उस दौर में एक पढ़ी लिखी बेटी नहीं होना कितने पीड़ा का, कितना कष्टदायक होता है, ये
बात इस कन्यादान में है कि बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 1933 की बात है, और लड़का हाईली क्वालिफाइड मिला है। सीसी मिश्रा उनका जो मेल पात्र है, और बुच्ची दाई करके जो इनकी नायिका है, वो नायिका किस प्रकार से एक माता पिता को, उनके भाई भाभी, जितने भी समाज के लोग सभी दुखी हुए, और सुहाग की रात के ही रात में ही वो अनपढ़ समझ करके अपनी पत्नी को, जबकि वो ठीक से देख भी नहीं सके, और खिड़की के द्वार से वहाँ से वो निकल जाते हैं, और बड़ी पीड़ा होती है। आज भी मैं पढ़ रहा था, आंखें नम हो जाती है। बाद में फिर इसका दूसरा जब उपन्यास इनका आया, दुरागमन, बिहार में दुरागमन कहते हैं, जब विदा होती है बेटी, तो 1943 में यह उपन्यास दुरागमन आया। इस दुरागमन उपन्यास के आने से पहले लोगों ने इनको, डॉक्टर हरिमोहन झा को, लेखक को बार बार कहते थे लोग, पड़ोसी भी, आसपास के लेखक भी, प्रोफेसर भी कहते थे कि आपने बेटी का कन्यादान तो कर दिया, लेकिन विदाई नहीं हुई है। इसीलिए उन्होंने बाद में 1943 में ये दुरागमन उपन्यास जब प्रकाश में आता है मैथिली साहित्य में, तो सर्वत्र एक शोर मचा और ख्याति बढ़ गई इनकी। फिर तीसरा जो ग्रंथ है प्रणम्य देवता नाम से, प्रणम्य देवता 1945 में, ये ऐसे कथा संग्रह है, अलग अलग कथाओं का इसमें संग्रह है। और कहा जाता है कि देवकी नंदन खत्री जो बहुत बड़े उपन्यासकार थे, उनके तत्सम मानने के लिए लोग तैयार हैं। इनके आलोचक भी दबी जुबान में, दबे स्वर में लोग कहते थे कि उनसे कम नहीं है इनकी लेखन शक्ति। और जिसका छात्र अवस्था में ही 1933 में पुस्तक प्रकाश में आया हो, इतनी प्रसिद्धि मिली हो, तो तीसरी पुस्तक 1945 में, आज़ादी से पहले, देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, इससे पूर्व एक और कथा संग्रह इनका ग्रंथ आता है, और सर्वत्र शोर मचने लग गया कि एक होनहार नौजवान और प्रोफेसर जो हैं, वो इतना सुंदर, जितने सुंदर देखने में थे डॉक्टर हरिमोहन झा, उतने अच्छे उपन्यासकार और इतने उससे भी अच्छे दार्शनिक थे, कथाकार थे। फिर उन्होंने चौथी पुस्तक इनकी रंगशाला कथा संग्रह 1949 में यह प्रकाश में आया, भारत के आज़ाद होने के बाद। और फिर चरचरी नाम से 1960 में एक कथा संग्रह डॉक्टर हरिमोहन झा का आया, और एक 1948 में भी खटर ककाक तरंग नाम से व्यंग कथा, इन्होंने सारे कथाएं, इनकी व्यंग कथाएं लिखी। चूँकि ये बहुत बड़े स्कॉलर के बेटे भी रहे हैं, इनके फादर भी जो थे बहुत बड़े स्कॉलर थे उस जमाने के, और हिंदी साहित्य और मैथिली साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान थे। तो इस कारण से इनको सब कुछ घुट्टी में मिली हुई थी। तो इस प्रकार से इनके जो पिता बहुत बड़े स्कॉलर थे, जनार्दन झा, जनसीदन के नाम से जाने जाते थे, उनका तकल्लुस था। इस प्रकार से उन्होंने चरचरी कथा संग्रह 1960 में, और खटर कका तरंग जो आया, ये हिंदी में भी यह खटर कका नाम से इसका प्रकाशन हुआ, और सर्वत्र इनकी ख्याति फैलती गई। फिर सातवीं जो इनकी रचना थी, एकादशी थी कथा संग्रह, और ये द्वितीय संस्करण इनका 1987 में प्रकाश में आया। एक और उस ग्रेजुएट पुतहु करके आया, जो ग्रेजुएट पुत्र वधू कैसी होती है उस जमाने में। ये इस लेखक का जन्म जो है, जैसा कि मैंने बताया था, 1908 में इनका जन्म हुआ था। तो उस दौर में जब उन्होंने ग्रेजुएट पुतहु नाम से, ग्रेजुएट पुत्र वधू, पुतहु को कहते हैं पुत्र वधू, यह दुखांत यह रचना थी। और किस प्रकार से एक पढ़ी लिखी, एक जगह तो दिखाया कि पढ़ी लिखी लड़की थी कन्यादान में, और हाईली क्वालिफाइड लड़का था, किस तरह से उसकी अवहेलना होती है, किस तरह से उसके दुत्कार मिलता है, और उसे छोड़ करके वह लड़का चला जाता है। उस एक नव युवती की पीड़ा थी, एक बेटी की पीड़ा थी। तो
दूसरी तरफ ग्रेजुएट पुतोह में ग्रेजुएट जो पुत्र वधू थी वह दुखांत है, किस प्रकार से पढ़ी लिखी आती है और साधारण परिवार में वह विवाह होता है उस लड़की का, और किस प्रकार से उस घर को वह बनाना चाहते थी, लेकिन वो हाईली क्वालिफाइड लड़की थी, लड़का भी था, लेकिन मॉडर्न स्वभाव की, आधुनिक ख्याल की वह लड़की थी, और उसका अंत में किस तरह से स्नेक बाइट से उसकी मृत्यु हो जाती है उस पुत्र वधू की। तो ग्रेजुएट पुतोह मैथिली साहित्य में ग्रेजुएट पुत्र वधू किस प्रकार से उस दौर में, उस जमाने में किस प्रकार से रही होगी, उसका इन्होंने व्यंग्य लिखा है। और फिर उसके बाद बाबा का संस्कार मनुष्य के खानदान में अपने बुजुर्गों का संस्कार लेकर के किस प्रकार आते हैं। इस पुस्तक को तो श्री रामनाथ झा जी के विशेष अनुरोध पर उन्होंने लिखा, डॉक्टर हरिमोहन झा ने, जो बहुत बड़े, कितने वो लेखक बड़े थे या दार्शनिक बड़े थे यह कहना बड़ा मुश्किल है। फिर जैसा कि मैंने बताया था, खटर काका नाम से एक 1971 में हिंदी में अनुवाद होकर के यह ललित व्यंग्य रचना लोगों के प्रकाश में आया, और हिंदी जगत में भी इन्होंने साहित्य की श्री वृद्धि की। तो हरिमोहन झा की रचनावली खंड 4 पद्य संग्रह जो हैं इसके 1999 में यह प्रकाश में ग्रंथ आया, और जीवन यात्रा एक और इनकी पुस्तक है जो मैथिली अकादमी द्वारा प्रकाशित हुई, और 11 अध्यायों में यह जीवन वृत्तांत है इनका। इनके पिता की भी कहानी है, उपदेशात्मक यह जीवन यात्रा है। लेखक जब भी लिखते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत को नहीं लिखें, उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं रह जाता है, वह सार्वभौम हो जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, लोगों के उपदेश का कारण बनता है। तो इस प्रकार से मैथिली साहित्य अकादमी ने इसे प्रकाशित किया, और 11 अध्यायों में विभक्त है यह जीवन यात्रा, और 1984 में प्रकाशित हुआ। लेकिन मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार इस ग्रंथ को 1985 में मिला, चूँकि 1984 में वे इस संसार से चल बसे, 75 वर्ष की आयु में ही वे संसार से चल बसते हैं, और 23 फरवरी 1984 में ये यहाँ से इस संसार से चले गए। मुझे अभी भी याद है कि उन दिनों हम लोग एमफिल में थे यूनिवर्सिटी में, और अचानक पता लगा कि डॉक्टर जो बहुत बड़े लेखक दार्शनिक जो थे हरिमोहन झा नहीं रहे, और इस संपूर्ण भारत में इनका जो नाम था उपन्यासकार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में, वे कितने प्रसिद्ध लेखक थे। ये जो जिनका 1933 में जिनका पुस्तक प्रकाश में जब आया था, तो संपूर्ण उस मिथिलांचल में, बिहार में शोर मचा इनके उस ग्रंथ का, और इससे इनकी लोकप्रियता सिद्ध होती है। इनकी रचनाएं हिंदी में कितनी भाषाओं में प्रकाशित हैं, अनुदित हो चुका है, अनुवाद किए जा चुके हैं हिंदी में, गुजराती में, कन्नड़ में, तेलुगु आदि भाषाओं में इनका ग्रंथ जो है अनुवाद हो चुका है। और विशेष रूप से इनके न्याय के भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, चूँकि बहुत बड़े वो फिलोसफर थे, फिलोसफी के प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी के। और 1933 में, जैसा कि मैंने बताया था कि 1932 में ये टॉप किए थे, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1933 में ये प्रोफेसर वहाँ लेक्चरर बनते हैं, और फिर बाद में जाकर के 55 में ये प्रोफेसर और हेड भी बनते हैं। तो इस प्रकार 1953 में प्रोफेसर और हेड बनते हैं, और बहुत सारा काम किया, बहुत ग्रंथ लिखे। तो दर्शन शास्त्र में भी इनका ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिनमें इनका जो है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, तर्कशास्त्र, निगमन, जो और एक पुस्तक का उन्होंने अनुवाद के साथ संपादन भी किया था, जो दत्त एवं चटर्जी दोनों की जो भारतीय दर्शन था, जिसमें इंग्लिश में उसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी, जो 1986 में इनके बाद में
इनके जाने के बाद यह पुस्तक भंडार पटना से प्रकाशित हुआ और बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं। इनके एक रचनाएं नहीं है, अनेक रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। इसमें हास्य व्यंग्य शैली में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। सामाजिक धार्मिक जो रूढ़िवादी थी व्यवस्था थी, उन रूढ़िवादी व्यवस्था के विरोध में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लोगों को सन्मार्ग दिखाया, रूढ़िवादिता को नष्ट करने के लिए, समाप्त कर एक नई दिशा में जाने की प्रेरणा देने वाली इनकी पुस्तकें हैं। और पाखंड जो उस समय बढ़ा हुआ था, ये 1933 में जब प्रथम रचना आई कन्यादान, जब नारी शिक्षा इतनी प्रबल नहीं थी और उस समय की यह घटना है, तो जनमानस में इनकी सारे जो ग्रंथ हैं रस बस गए लोगों के। आज भी लोग चटकारा लगाकर उनकी रचनाओं को लोग पढ़ते हैं और इनकी रचनाएं घर घर में जाकर के, जैसा कि मैंने बताया था 1929 में व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ MA, तब इन्होंने रचना प्रारंभ की। प्रथम उपन्यास कन्यादान जो जाकर के प्रकाश में आ गया 1933 में, और इतनी प्रसिद्धि पाई, उस पुस्तक को प्रसिद्धि मिली कि आलोचक भी छुप छुप करके उनके ग्रंथ को पढ़ते थे। और उस ज़माने में जब कन्यादान होता था, बेटी की शादी होती थी, तो एक गिफ्ट के तौर पर वह पुस्तक, वह उपन्यास दिया जाता था। इससे इनकी लोकप्रियता सिद्ध होती है। लेकिन और इतना ही नहीं, हरिमोहन झा अनुपम कथा के शिल्पी थे, बहुत बढ़िया कथा लिखते थे। विरोधी भी, मैंने बताया था, छुप करके पढ़ते थे और दहेज में अपनी बेटी को वही पुस्तक देते थे। विद्यापति के पश्चात अद्भुत लेखक के रूप में ये मिथिला में, मैथिली साहित्य में आते हैं। और हास्य व्यंग्य ये पिता से ही इन्होंने लिखना सीखा, लिखने की कला सीखी। और बउआ का दाम, बच्चे की दाम कीमत, इस नाम से भी एकांकी है। अयाची मिश्र एकांकी है। 5 पत्र करुण रस में भरा हुआ यह ग्रंथ है और विनोदी स्वभाव के थे। इनका एक अंग्रेजिया बाबू करके बहुत बढ़िया इनका ग्रंथ है। विकट पाहुन नाम से पूरे मिथिलांचल में फेमस है कि ऐसे कोई गेस्ट आ जाते हैं जो बड़े अजीबो गरीब से होते हैं, तो उसको विकट पाहुन कहते हैं मैथिली में। तो हास्य व्यंग्य के सम्राट थे हुए। बीमा के एजेंट रचना भी उनके बड़े अद्भुत हैं। और डॉक्टर मायानंद मिश्र जो मैथिली साहित्य के इतिहास के रचयिता हैं, लेखक हैं, उनका कहना है कि इनके बारे में जो बताया था कि जैसे देवकी नंदन खत्री जैसे उपन्यास लिख करके अमर हो गए, और उसी तर्ज पर मैथिली साहित्य में डॉक्टर हरिमोहन झा भी उसी तरह से उन्होंने प्रसिद्धि पाई और बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की। और रूढ़िवादिता और अनपढ़ता, लोगों की सोच किस तरह से, छोटी सोच के लोग थे समाज में, उन सब को ले करके और अपने ग्रंथ में लिखा, लोगों को सन्मार्ग दिखाया और लोगों को नई राह पर चलने के लिए बताया। तो इस प्रकार से 1933 में इनकी पुस्तक सबसे पहले प्रकाशित होकर के समाज के लिए यह पुस्तक परोसी गई। अत्यंत महत्वपूर्ण था यह कन्यादान। और किस प्रकार से फिलॉसफी के विद्यार्थी होने के साथ साथ कैसी रचनाएं करते थे, अद्भुत रचना करते थे। और नव्य न्याय जो फिलॉसफी का सबसे कठिन ग्रंथ है, उस ग्रंथ पर भी इन्होंने बहुत टीका टिप्पणी इन्होंने की है। तो ऐसे प्रख्यात लेखक, प्रख्यात दार्शनिक और डॉक्टर हरिमोहन झा का वृत्तांत मैंने आज बताया है कि किस प्रकार से एक छोटे से गांव में जन्म लेते हैं बिहार में, वैशाली जिले में, जो वैशाली अत्यंत बिहार का प्रसिद्ध वह है, ऐतिहासिक है। और जैसा कि मैंने बताया, कई धर्मों का वहाँ जो गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मस्थली वही है। और भगवान बुद्ध को भी शिक्षा वहीं मिली, महावीर
थे महावीर, तो उनका भी जन्म ये वैशाली नगर वहीं है। वहीं पर उनके पास गांव है कुंवर बाजितपुर, उस गांव में 1908 में जन्म लेते हैं। बढ़िया परिवेश मिला, चूँकि फादर बहुत बड़े राइटर थे, लेखक थे और संपादक थे पत्रिका का। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारा काम किया। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी खुद की भी शादी हो जाती है, खुद का विवाह हो जाता है और पत्नी भी इनकी रुचि लेती थी इनको आगे बढ़ाने में। इनकी पत्नी का भी बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि भार्या श्रेष्ठ तमा सखा जो महाभारत में शकुंतला अपने पति दुष्यंत को समझाती हुई कहती है। तो इस दृष्टि से इनका बहुत बड़ा नाम था और पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग था। डॉक्टर हरिमोहन झा को आगे बढ़ाने में उनकी एक एक कृति पर मैं बोलने लग जाऊं तो एक दिन इसी पर चला जाएगा। ऐसे इनके साहित्य हैं, ऐसे मर्म हैं, ऐसे इन्होंने व्यंग कथाएं आज भी मिथिला के समाज में लोगों का कंठाभूषण बना हुआ है। इनके सारे ग्रंथ प्रसिद्ध हो गए हैं। लेखक कभी मरता नहीं है, न तो टीचर मरता है, टीचर्स भी अपने शिष्यों में जीवित रहता है और लेखक समस्त पाठकों में हमेशा जीवित रहता है। लेकिन 75 वर्ष की आयु में इनका ये इस संसार से चल बसते हैं और 23 फरवरी 1984 में ये 75 वर्ष की आयु में इस संसार से, इस क्षणभंगुर संसार को छोड़ करके चल देते हैं। तो आज का जो मेरा प्रतिपाद्य था कि मैथिली के प्रख्यात लेखक, प्रख्यात दार्शनिक और डॉक्टर हरिमोहन झा का संक्षिप्त वृत्तांत क्या है, इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से, और व्यंग्यकार थे, प्रत्युत्पन्नमतित्व के भी थे और झटित किसी चीज़ का जवाब भी दे देते थे। तो इस प्रकार से अच्छे टीचर भी थे, अच्छे राइटर भी थे और अच्छे दार्शनिक भी रहे हैं। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति में परमात्मा कभी कभी एक ही व्यक्ति में सारे गुण डाल देते हैं। तो अंत में अपनी वाणी को मैं पवित्र करता हूँ ऐसे लोगों के, ऐसे लेखकों के विषय में बोलकर। तो आज सुनने के लिए काफ़ी लोग बहुत देर से हैं। हमारे शिवदयाल जी सिंह चीमा जी हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि बराबर वो सुनते रहते हैं। और आचार्य ऋषिकेश झा भी हैं जो मेरे गांव से सुन रहे हैं। तो आज का जो मेरा प्रतिपाद्य था कि डॉक्टर हरिमोहन झा जो प्रख्यात लेखक थे, प्रख्यात दार्शनिक थे, तो ऐसे, और उनका कन्यादान के बारे में मैंने बताया था कि लोग अपने बेटी के विवाह में भी गिफ्ट के रूप में देते थे। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं लिखकर भारत को, और कितनी भाषाओं में बताया था मैंने, अनुवाद इनका हो चुका है, हिंदी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, इस प्रकार से विविध भाषाओं में अनुवाद हो चुका है इनका। और हर एक कहानी इनकी महत्वपूर्ण है, जिसमें माछ, बुचकुन बाबा, ढल्ला झा आदि कितनी रचनाओं को मैं आप लोगों के सामने सुनाऊं। और इस प्रकार से आज का मेरा यही प्रतिपाद्य था कि डॉक्टर हरिमोहन झा ने किस प्रकार से मैथिली साहित्य को की श्रीवृद्धि की। और बहुत बड़े दार्शनिक थे जिन्होंने वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, तर्कशास्त्र, निगमन जो नाम से है, और दत्त एंड चटर्जी की जो पुस्तक थी, जैसा कि मैंने बताया था, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी, ये भंडार पुस्तक भंडार पटना से प्रकाशित हुआ। कई सारे ग्रंथ इनके हैं। इन्होंने इन दोनों की पुस्तकों को हिंदी अनुवाद के साथ इनका एडिट किया था, संपादन किया है। तो ऐसे अद्भुत विद्वान डॉक्टर हरिमोहन झा, जिनका जन्म 1908 में हुआ और 75 वर्ष की आयु में ही 84 में चले जाते हैं इस संसार से। तो ऐसे विद्वान को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत